तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सारी ज़िंदगी एक ही काम करते हैं और दूसरे वो जो एक ही ज़िंदगी में सारे काम कर लेते हैं। तो मटेरियल भी दो तरह के इस तरह से अब होंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसमें थर्मल एक्सपेंशन के पड़ाव पे आ चुके हैं। हम लोग थर्मल एक्सपेंशन करने वाले हैं। इसमें आप लोगों को पहले से थोड़ा ये आप देखे होंगे अपने डे टू डे लाइफ में ये अनुभव किए होंगे आप कि किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो फैलता है। इन जनरल जो सब्सटेंस होते हैं वो गर्म करने पे फैलते हैं, एक्सपेंशन होता है उसमें। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो गर्म करने पे सिकुड़ने भी लगता है, कॉन्ट्रैक्शन भी होने लगता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जैसे रबर, प्लास्टिक। रबर को आप गर्म करिएगा और छोटा होने लगेगा वो, जबकि लोहा को गर्म करिएगा तो फैलने लगेगा और लंबा होगा वो। तो ये क्यों ऐसा होता है, पहले ये कॉन्सेप्चुअली हम लोग सीख लेंगे, फिर मैथमेटिकल तो डेरिवेशन सीखेंगे ही, राइट, कि कैसे कितना हीट देने पे कितना एक्सपेंशन होता है। ये सारा चीज़ तो सीखना है ही। पहले हम लोग ये सीखेंगे कि क्यों किसी को गर्म कर रहे हैं तो फैल रहा है और दूसरे को गर्म कर रहे हैं तो सिकुड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स, वो फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, वो दोनों टाइप का फोर्स हो सकता है। जैसे ग्रेविटेशनल ओनली अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, राइट। तो दो मॉलिक्यूल जब इनफाइनाइटली सेपरेटेड है, जैसे सोडियम और क्लोरीन की बात करते हैं, तो Na+ है, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, Na+ उस पर लिखा हुआ है, और NaCl- है, मतलब उसमें एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो उन दोनों, एक पे प्लस है एक पे माइनस, तो इनफाइनाइटली सेपरेटेड है, तो दोनों की एनर्जी क्या है, पोटेंशियल ज़ीरो पोटेंशियल क्यों है सर, क्योंकि वो रिलैक्स है। पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होता है जो अंडर टेंशन होता है, जैसे दबा हुआ स्प्रिंग, कंप्रेस्ड स्प्रिंग, वो अंडर टेंशन है, इसलिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। और जब दो चार्ज इनफाइनाइटली सेपरेटेड है, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। फिर जब ये पास आएंगे तो क्या खुद के अट्रैक्शन से आ रहे हैं, तो खुद के अट्रैक्शन से मतलब ये अपने आप काम कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं ये, क्योंकि ये फोर्स भी अट्रैक्शन लगा रहा है और आ भी रहा है पास। यानी एक को आप अगर कांस्टेंट भी रख के सोचें तो ये ब्लू वाला ब्लैक को बुला भी रहा था इधर, और ब्लैक वाला आ भी इधर रहा है इंफिनिटी से। यानी जब ये एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे उस वक्त पॉजिटिव वर्क डन हो रहा था, ये इस पे पॉजिटिव वर्क डन किया या ये इस पे पॉजिटिव वर्क किया, तो जो भी काम करता है ना उसका एनर्जी में कमी आता है, राइट। तो इन्फिनिटी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी थी, 0 मान लीजिए थी, वो यहाँ आने पे पोटेंशियल एनर्जी उससे कम हो जाएगी, यानी निगेटिव हो जाएगी। 0 से कम क्या होता है, निगेटिव। तो -10 में मान लेता हूँ कि इस सिस्टम का एनर्जी हो गया अब -10, और इन्फिनिटी पे था तो क्या था, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी -10 हो गया और यहाँ पे अब आ गया। अब इससे ज़्यादा क्लोज आने में प्रॉब्लम ये है कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन कुछ ऑर्बिट भी कर रहे हैं, और ये क्लोरीन में भी कुछ ऑर्बिट करता हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये पास आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो Na+ था, इस पर पॉजिटिव चार्ज था यानी डेफिशिएंसी था, तो अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन वो अट्रैक्ट करके पूरा चिपकने वाला है नहीं, क्योंकि वो ऑर्बिट करने वाला इलेक्ट्रॉन का अब रिपल्सन होने लगेगा उन दोनों इलेक्ट्रॉन में, इसके इलेक्ट्रॉन में इसके इलेक्ट्रॉन में। और वो रिपल्सन जो ये अट्रैक्शन हो रहा था उसके अगेंस्ट हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, तो ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुक जाएगा। मतलब ऐसा होगा, इन्फिनिटी से ये प्लस था वो माइनस, दोनों में अट्रैक्शन हुआ, आया, लेकिन आया तो मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों के ऑर्बिट करता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन कर देगा। तो यहाँ क्या वो ऐसे रुक जाएगा, ऐसे रिपल्सन के कारण, ऐसे इधर आएगा झटके से अट्रैक्शन के कारण, लेकिन मिल नहीं पाएगा, ऐसे रुक जाएगा यहाँ। तो इस स्टेज पे हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हो गया, यानी यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, 0। तो फोर्स 0 हो गया, तो अब ये इसी पोजीशन पे रहेंगे। अब इसको हीट करके देखते हैं क्या होगा। अच्छा, इससे थोड़ा भी इधर ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, और इस डिस्टेंस से इधर लाएंगे तो रिपल्सन इफेक्टिव हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स, तो वो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोनों रुक जाएगा आकर। तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस हो गया। अब इसको गर्म कोई करेगा तो गर्म तो रैंडमनेस इसमें बढ़ेगा, रैंडमनेस। तो अभी आपको मॉलिक्यूल के बीच ये पोजीशन दिख रहा था,
तो गर्म करने पे ये रैंडमनेस हुआ तो ये ऐसे से मूव करने लगा। तो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ यहाँ से लेकर, मतलब देखिए ओसिलेशन करते समय मैक्सिमम यहाँ जा रहा है और सबसे क्लोज इतना आ रहा है, तो यहाँ से और यहाँ के बीच का एवरेज आपको डिस्टेंस दिखाई देगा। मतलब पहले यहाँ था तो अब कुछ तो यहाँ आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पहले था तो वाइब्रेशन, अभी मॉलिक्यूल दो टाइप का हो सकता है। एक मॉलिक्यूल अंदर की तरफ ज़्यादा वाइब्रेट करते समय एम्पलीट्यूड बनाए और बाहर की तरफ कम। ऐसा क्यों होगा? अगर इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन कम है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन में, और दूर जा रहे हैं तो वो जो प्लस और माइनस चार्ज के चलते था उसके चलते अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो जिसमें रिपल्सन कम है, रिपल्सन माने एक दूसरे के पास आने पे रिपेल कम कर रहा है और अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट ईजिली हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसमें पास आने की ज़्यादा टेंडेंसी है और ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कम रिपेल कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने का ईजिली उस ऑप्शन है, उसमें ईजिली हो जाएगा। और दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल ये है कि रिपेल खूब कर रहा है लेकिन दूर ले जा रहे हैं तो अट्रैक्शन धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे, लेकिन पास आ रहे हैं तो खूब रिपल्सन हो रहा है। मतलब यहाँ से अंदर ले जाना बहुत मुश्किल है मुझको, इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन को ओवरकम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इधर ले जाना आसान है। तो ऐसे सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो वो फैलेगा, जिसमें खूब रिपल्सन हो रहा है और जो ऑर्बिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन उनके बीच, उसको गर्म करने पे उसको पास आना ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है और इधर जाना अच्छा लग रहा है। मॉलिक्यूल को तो मूव करना पड़ेगा गर्म किए तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इधर आना प्रीफर नहीं करके ऐसे हो जाएंगे, तो इलोंगेट हो गया वो गर्म करने पे। और दूसरे टाइप के सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें अट्रैक्शन खूब होता है लेकिन इनके ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन कम है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका कि तो उसको गर्म करेंगे तो वाइब्रेशन तो आएगा गर्म करने से, तो उधर वाइब्रेट करने में ज़्यादा इसको मुश्किल हो रहा है, इधर आसानी से वाइब्रेट कर ले रहा है, राइट। तो ये सिकुड़ जाएगा। जैसे स्पॉन्ज होता है, साइकिल का जो सीट होता है बैठने के लिए, उस पर बैठते हैं, उसमें गद्दा जैसा होता है एक मोटा, उसको आप खींचेंगे तो इलोंगेशन में दिक्कत होगा, लेकिन दबाएंगे तो पूरा ऐसे दब जाएगा, वो कम एरिया में आ जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए कि दो तरह के मटेरियल होते हैं। कुछ मटेरियल, मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम मटेरियल ऐसे होते हैं जो गर्म करने पे फैलते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पे सिकुड़ते हैं। तो जो गर्म करने पे फैलेगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पॉजिटिव बोला जाएगा, और जो गर्म करने पर सिकुड़ेगा मतलब उसका कम होगा लेंथ, उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन निगेटिव लिया जाएगा। ये भी बात क्लियर है। अगला बात, किसी के लेंथ में कितना चेंज आएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनिशियली कितना लेंथ था उसका। जैसे आप 1 मीटर का रॉड लिए तो 1 मीटर का रॉड का आप 2 टेम्परेचर चेंज किए, कुछ मान लीजिए 0 से 10 डिग्री किए, तो जितना फैला 10 मीटर का रॉड लेंगे और उतने ही 10 डिग्री का चेंज लाएंगे तो ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि 10 मीटर वाले में ज़्यादा मॉलिक्यूल है। हम तो एक एक मॉलिक्यूल के बारे में बताया ना कि एक एक मॉलिक्यूल के बीच दूरी बढ़ जाती है गर्म करने पे। तो 1 मीटर वाले में मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल है, तो 10 मीटर वाले में 1000 मॉलिक्यूल होगा और हर एक मॉलिक्यूल के बीच दूरी चेंज होगा तो ओवरऑल भी दूरी क्या होगा? बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे कि 4 लोग हम लोग हैं यहाँ पे, तो और कुछ मार्कर ले आते हैं। 4 मार्कर कहाँ मिलेगा? हाँ है, मिल गया। देखिए ये 4 मॉलिक्यूल हैं मान लीजिए किसी में ऐसे, तो इसको मैं गर्म किया चारों को, तो गर्म किया तो सबके बीच 1-1 सेंटीमीटर चेंज होगा डिस्टेंस मान लेते हैं, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से गर्म किया तो ये 1 सेंटीमीटर फैल जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर फैल जाएगा, ये फैल जाएगा, तो इन सबके बीच इतना बढ़ा हुआ लेंथ मुझे दिखेगा, इतना लेंथ बढ़ गया ऐसे। अगर 4 के जगह पर 8 मॉलिक्यूल होता, ज़्यादा लेंथ का मटेरियल होता, तो और 4 बार चेंज होता कि नहीं? ऐसा ही, ये इतना तो होता ही 4, पहले जितना लेंथ है उससे 1-1 सेंटीमीटर उतने टाइम्स चेंज हो जाता। तो इसलिए चेंज इन लेंथ जो आएगा वो इनिशियल कितना लंबा रॉड आप लिए हैं उसके प्रोपोर्शनल होगा। चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ टेकन। क्लियर है ये बात? ओके। और चेंज इन लेंथ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस पे, कि आपने कितना टेम्परेचर बदला। अगर 2 ही मॉलिक्यूल है और इसको
5 डिग्री से आप 6 डिग्री किए तो जितना चेंज हुआ, 5 डिग्री से 15 डिग्री कर देंगे तो ज़्यादा फैल जाएगा ये। तो इलोंगेशन आना टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड करेगा कि कितना आपने इसको हीट किया है, कितना टेम्परेचर दिया है। तो ये 2 फैक्टर हो गया एल और डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल। और तीसरा अल्फ़ा जो लाया है मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल में किस अट्रैक्शन कितना हो रहा है, किस तरह का, कि कम अट्रैक्शन हो रहा है, राइट। तो मटेरियल के नेचर पे जो डिपेंडेंसी है उसको अल्फ़ा दिखाया गया है, कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है कि आयरन का है, इस पर भी तो डिपेंड करेगा। तो इस तरह से चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला हो गया एल अल्फ़ा डेल्टा टी। क्लियर। तो अल्फ़ा क्या आएगा, ये एल और डेल्टा टी डिवाइड में कर दिया नीचे, तो इससे अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अब अल्फ़ा क्योंकि लेंथ में चेंज ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो गया डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी, ये क्लियर हो गया। वैसे ही अगर एरिया में चेंज आता, एरिया में, तो यहाँ मैं लिखता डेल्टा ए बाई ए डेल्टा टी। वॉल्यूम में चेंज आता तो चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। उससे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन मिल जाता मुझे, और उसको गामा लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर। अब एरिया, ये लेंथ वाला तो सर समझ गए हम कि एक रॉड मैं लिया हूँ और उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो ये फैल जा रहा है गर्म करने पे, तो उसको आप बोल रहे हैं कि इनिशियल माइनस फाइनल लेंथ को आप बोल रहे हैं कि चेंज इन लेंथ, राइट। अब एरिया कैसे फॉर्म होगा, एरिया में कैसे चेंज आएगा। एरिया हो सकता है सर्कुलर हो, सर्कुलर एरिया कोई हो, या कोई भी जनरल इरेगुलर शेप का लैमिना मैंने लिया है ऐसा हो, या रेक्टेंगल या इलिप्स या स्क्वायर, कोई भी एरिया हो। इनमें एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है सर? एक बात, सबका एरिया में कुछ कांस्टेंट आता है और 2 बार लेंथ आता है, 2 बार। किसी का भी आप एरिया निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर यूनिट आएगा सबका। जैसे सर्कल का पाई आर स्क्वायर आता है, तो पाई तो एक कांस्टेंट है, और आर इंटू आर, आर स्क्वायर, तो भी मीटर, ये भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर आया यूनिट। रेक्टेंगल का निकालेंगे तो एल इंटू बी, तो एल भी मीटर, बी भी मीटर, तो एरिया का यूनिट क्या आया? मीटर स्क्वायर, यानी 2 बार लेंथ आ रहा है। इलिप्स का भी एरिया निकालते हैं तो लिखते हैं हम लोग पाई ए बी, ये सेमी मेजर एक्सिस और ये सेमी माइनर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस होता है, इसके आधे को सेमी मेजर बोलते हैं। ये माइनर एक्सिस होता है, आधे को सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो पाई इंटू सेमी मेजर इंटू सेमी माइनर करने से एरिया मिलेगा। अब इसमें ये कांस्टेंट है और ये दोनों क्या है? लेंथ। एक मेजर एक्सिस का आधे वाला लेंथ है और माइनर का आधा लेंथ है। स्क्वायर है तो दोनों साइड ये भी एल होगा, ये भी एल, तो इसका एरिया निकालेंगे तो एल इंटू एल आ जाएगा। कुछ कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है वो 1 हो जाएगा इसमें। तो आप देख सकते हैं कि सबके एरिया में मुझे 2 बार लेंथ मल्टीप्लाई करना ही पड़ रहा है। अब ये दोनों लेंथ हो सकता है कि सेम मटेरियल का बना हो, जैसे रेक्टेंगल में ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का, या हो सकता है कि डिफरेंट मटेरियल का बना हो, ये आयरन का, ये कॉपर का, दोनों पॉसिबिलिटी है। तब कैसे करेंगे हम लोग उसमें कि जनरल फार्मूला एरिया का मैं लिख दूंगा यहाँ, एरिया इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू 2 लेंथ आता है उसमें, क्योंकि मीटर स्क्वायर ही यूनिट आने वाला है, तो x इंटू वाई में लिख दिया, a इक्वल टू सी एक्स वाई, राइट। अब दोनों साइड लॉग में ले लिया, लॉग बेस e, तो लॉग a इधर, लॉग a प्लस लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला होता है लॉग a प्लस लॉग b, राइट। और तीनों अगर है लॉग a इंटू बी इंटू सी है, तो तीनों का सम अलग अलग हो जाएगा, लॉग a लॉग b लॉग c। यहाँ पहला वाला c था तो लॉग c, दूसरा x था तो लॉग x, तीसरा y था तो लॉग y। तीनों के बीच क्या लगा दिया मैं? प्लस। फिर इसको डिफ्रेंशिएट में किया। क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सर? कि डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी तो ये मिलेगा, चेंज इन लेंथ dl dt, ऐसे मुझे चाहिए, चेंज इन लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर। तो सबको डिफ्रेंशिएट किए दोनों साइड। तो लॉग a का डेरिवेटिव होता है, जब बेस e यहाँ पे है तो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x, लॉग x का। तो लॉग a है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/a, लेकिन चेन रूल लगाएंगे तो फिर dA/dt भी होगा। इन सबको मैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया हूँ, d/d टेम्परेचर। सबको किसके रिस्पेक्ट में किए हैं? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ही क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि मुझे dt चाहिए नीचे, d टेम्परेचर चाहिए नीचे, इसीलिए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में किए। तो log a का डेरिवेटिव 1/a हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ dA/dt भी लिखना पड़ेगा मुझे,
क्योंकि ये टी है और ये ए है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा ना इसमें डिफ्रेंसिएशन का। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x तो होगा, लेकिन यहाँ d/dx होता तब 1/x होता है। ये d/dt है और log x है तो 1/x तो होगा, लेकिन फिर dx/dt भी लिखना पड़ेगा इधर, राइट। वैसे ही log y, और यहाँ नीचे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t। अगर यहाँ y रहता तो इसका 1/y हो जाता, लेकिन यहाँ तो t है तो 1/y तो होगा, लेकिन वो चेन रूल के कारण dy/dt भी आ जाएगा। समझ गए? अब ये ध्यान से आप देखेंगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही बीटा है। चेंज इन एरिया, यहाँ चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ बाई टेम्परेचर डिफरेंस को अल्फा बोले, चेंज इन एरिया बाई ओरिजिनल एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस को बीटा बोलेंगे। तो चेंज इन एरिया बाई इनिशियल एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस जो यहाँ लिखा हुआ है इसी को तो बीटा लिखते हैं, ये तो 0 ही है। चेंज इन लेंथ x और y, कोई भी एरिया 2 लाइन से मिलकर बनता है, तो x और y दोनों में चेंज आ रहा है, तो चेंज इन x बाई ओरिजिनल x इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, इससे क्या मिला, ये एक मटेरियल जिससे लेंथ बना हुआ है उस मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मिला, लीनियर वाला, तो अल्फ़ा 1 मैंने लिखा। वैसे b रेक्टेंगल के केस में आप मान सकते हैं कि ये x है और ये y है। चलिए, तो ये x जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल के लिए मिला मुझे अल्फ़ा 1, और वैसे ही dy/y dt से मिल गया अल्फ़ा 2, यानी ये y जो है इस मटेरियल के लिए कोएफिशिएंट अल्फ़ा 2 मिला। तो यानी बीटा का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन फार्मूला आया अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, और अगर ये दोनों सेम ही मटेरियल का बन जाए तो अल्फ़ा 1 भी अल्फ़ा हो जाएगा और अल्फ़ा 2 भी अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये दोनों मिलाकर क्या 2 अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा ऐड होकर क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा फॉर सेम अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। समझ में आ गया कैसे हो रहा है ये? अब सेम काम हम लोग वॉल्यूम के लिए करते हैं। तो अगर ये कोई भी वॉल्यूम अगर लेंगे, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो देखिए मीटर क्यूब 3 टाइम्स लेंथ आ रहा है। अब ये एक ही मटेरियल का बना हुआ है तो एक ही बार में हो जाएगा, तो हम एक्सट्रीम केस लेकर चलते हैं कि 3 डिफरेंट मटेरियल से इसका 3 साइड बना हुआ है। ये साइड जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा है, ये जिससे बना हुआ है उसका बीटा है, और ये जिस मटेरियल का बना होता है उसका मान लेते हैं कि गामा है, और तीनों एक ही होता है तो तीनों को अल्फ़ा अल्फ़ा लास्ट में केस ले लेंगे वैसा हम लोग। तो इसका LBH जो है, L को मैं मानता हूँ x, y और z, यही वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, तो x y z इसको मैं ले लिया, तो वॉल्यूम इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x y z हो गया। अब दोनों साइड में पिछले बार जैसा log बेस e कॉमन, तीनों मल्टीप्लाइंग बोथ साइड या टेकिंग log बोथ साइड, तो इधर जब log लेंगे तो मल्टीप्लाई में होता है तो क्या सब ऐड हो जाता है, log a ऐसे एक पर कर ही देते हैं हम log, और ये एक साथ ऐसे रहता है सब, तो ये c लिखा हुआ है, तो इंडिविजुअल का अलग log आप ले लेते हैं और बीच में प्लस लिखते हैं, तो log को ln भी लिखते हैं, तो क्या ln लिख सकते हैं, ln v इक्वल टू log बेस e रहता है ना तो उसको ln लिख दिया जाता है, तो log बेस e यहाँ है तो ये हो गया ln c प्लस क्या क्या होगा और बताइए, ln x प्लस ln y प्लस ln z, इतना हो गया। अब इसका डेरिवेटिव टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव टेकिंग या डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर में कर दिया, तो ln v का तो 1/v होगा, लेकिन क्या dv/dt भी लिखना पड़ेगा मुझे चेन रूल के अकॉर्डिंग। वैसे ही कांस्टेंट का 0 हो गया, फिर ln x का 1/x तो होगा, लेकिन बाद में मुझे dx/d टेम्परेचर लिखना पड़ेगा, ln y का 1/y और dy/dt, और लास्ट में ln z का 1/z dz/d टेम्परेचर, t यहाँ क्या है टेम्परेचर। अभी इसको ध्यान से आप देखेंगे तो ये गामा जैसा आ गया, क्योंकि चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन इनटू डेल्टा टी, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी, इससे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आ गया गामा, और इस साइड में ये क्या आ गया अल्फ़ा 1, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वन साइड का, और वो दूसरा वाला आ गया अल्फ़ा 2 और तीसरा आ गया अल्फ़ा 3। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा 1 लेना है,
इस साइड का अल्फ़ा 2 और इस साइड का अल्फ़ा 3 लेना है, राइट। अल्फ़ा बीटा गामा क्यों नहीं लिए तीनों का, क्योंकि बीटा एरियल एक्सपेंशन के लिए लिया गया है सिंबल, तो इसीलिए लीनियर के लिए अल्फ़ा 1 2 3 में ले लिया, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आ रहा है तीनों का सम, तीनों साइड के लीनियर एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट के सम के। अगर तीनों एक ही मटेरियल का बना रहता, ये साइड और ये साइड, तो क्या तीनों को मैं अल्फ़ा लिख देता और गामा इक्वल टू क्या आ जाता 3 अल्फ़ा, और बीटा इक्वल टू क्या आया था सर 2 अल्फ़ा। तो इस तरह से अल्फ़ा इज टू बीटा इज टू गामा, इसका रेशियो आ जाता है 1:2:3। लेकिन ये कब आता है, जब सेम मटेरियल का सारे साइड बने हुए हैं तब, ओके।